ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज और प्रेफरेंशियल डिपोजिशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माय प्रेफरेंशियल डिपोजिशन और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। फैराडेज लॉ के क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस तो किया था, जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, स्पेशली जब मैं एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, तो ऐसा सिचुएशन हमारे सामने बनेगा जहां पर टू और मोर देन टू स्पीसीज कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के लिए हमारा कॉम्पीट करेगा। ठीक है, यानी कैथोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा या एनोड में ऑक्सीडेशन किसका होगा, उसके लिए वो कम्पीट करना चाहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगहों पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे, जो इलेक्ट्रोड्स खुद भी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, एंड बिफोर एनीथिंग हैपेंस टू द इलेक्ट्रोलाइट, द एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स टेक पार्ट इन दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस। पहले इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइक प्लैटिनम और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, दोज आर इनर्ट, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कैथोड में हमारे पास Na+ ही जाएगा और एनोड पे हमारे पास Cl- ही जाएगा। यहां पर जो है मामला तो बिल्कुल चिल है, क्योंकि यहां पर हमारे पास ऐसा कोई स्पीसीज है ही नहीं जो कैथोड की तरफ जा सके, या फिर दूसरा ऐसा कोई स्पीसीज है ही नहीं जो हमारा एनोड की तरफ जा सके। देखो, फैराडेज लॉ में कौन सा चीज कितना बनेगा उसके बारे में हम आइडिया तो लगा चुके हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान मुझे बार बार ये देना पड़ रहा था, जो भाई रिएक्शन हो क्या रहा है, पहले ये तो हमें पता पड़े, जो कौन जाएगा कितना जाएगा तो सेकेंडरी बात है। वो रिएक्शंस एग्जाम में तुम्हें डेफिनेटली दिया हुआ तो होगा नहीं, वो सारे रिएक्शंस तुम्हें प्रेडिक्ट जो है वो तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर टू और मोर देन टू स्पीसीज हमारा कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, या इलेक्ट्रोड अगर खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का ट्राई कर रहा है, तो सवाल यहां पर यह है कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला, जो हमारा कैथोड में पहले कौन जाएगा, और दूसरा पार्ट में एनोड पे हमारा कौन जाने वाला है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले for species going for the reduction at cathode, for the species going for the reduction at cathode, higher the discharge reduction potential, higher the discharge reduction potential। ठीक है, समझ में आया? Generally SRP value works well। डिस्चार्ज पोटेंशियल और SRP रिडक्शन पोटेंशियल वो दोनों बेसिकली सेम नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस तो आती है, जिस कारण पे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी हमें करना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। बट मोटे मोटे तौर पे मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, जिसका डिस्चार्ज रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा,
that will move to cathode first. ठीक है, समझ में आया? जनरली cations go to cathode. Generally the cations go to cathode. अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल के वैल्यूज जो है वो हमें कहां से देखने को मिलेगा? दोस्तों देखने को तो याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो डे टू डे लाइफ में जो स्पीसीज हम एनकाउंटर करने वाले हैं वो सारे के सारे स्पीसीज जो है उसका एक जेनरिक ट्रेंड जो है वो हम रट्टा मार लेने वाले हैं। ये रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरल ट्रेंड है वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले है K प्लस Ca2 प्लस, देन Na प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Al3 प्लस, देन वाटर लिक्विड, ठीक है, देन Zn2 प्लस, देन Fe2 प्लस, देन कॉपर H प्लस, देन कॉपर 2 प्लस, देन Ag प्लस, देन Au3 प्लस। हम जैसे जैसे यहां से जाएंगे ये जो हमारा ट्रेंड है, दिस इज द ट्रेंड फॉर इंक्रीजिंग ease of reduction at cathode। यानी अगर मान लो कोई सॉल्यूशन पे हमारा कॉपर 2 प्लस है और साथ में हमारा वाटर है, तो कॉपर 2 प्लस पहले हमारा रिड्यूस होगा ओवर वाटर, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में Na प्लस है और वाटर है, then water will not go to the cathode. Na plus will not go to cathode. Water will go to cathode. ठीक है? यहां पर this is the general trend that we follow in the case of electrolysis. ये सारे आयंस के प्रेजेंस में उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है हमारा वाटर लिक्विड, क्योंकि मेनली द प्रॉब्लम कम्स इन द केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर जो है वो ध्यान देना, वाटर के पहले सारे स्ट्रांगली एक्टिव मेटल्स के कैटायंस हैं। वाटर और H प्लस के बीच में वीकली एक्टिव मेटल के कैटायंस हैं, एंड उसके बाद H प्लस के बाद यहां पर सारे के सारे इनएक्टिव मेटल के हमारे पास कैटायंस जो है वो हमारा प्रेजेंट है। सो दिस इज द ट्रेंड जिसको मैं रट्टा मरवाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा काम का है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जो अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, सो 2 टाइम्स वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स मी H2 गैस प्लस 2 times OH minus. That is a reduction reaction that we are talking about. और इस रिएक्शन का जो हमारा E naught होता है, that E naught is approximately minus 0.83 volt. बट ये तो हमारा E naught है, मेन बात ये है, ये this will happen in the very strongly basic medium. Concentration of OH minus will be taken as, concentration of OH minus has to be taken as 1 molar. But that is a practically useless data, क्योंकि हमारे पास हम लोग बात करेंगे नॉर्मली वाटर हमारा न्यूट्रल रहेगा, तो
एट pH इक्वल्स टू 7 अगर हम बात करें, concentration of OH minus will be equals to 10 to the power of -7 molar. तो जो हमारा जो काम का स्पीसीज है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो E of this reaction will be E naught minus 0.06 by 2 log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर. P of H2 को हमें 1 बार मान लिया, ठीक है. P of H2 को मैंने 1 बार मान लिया एंड यहां पर जो हमारे पास डेटा आएगा दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.83 माइनस 0.06 इंटू -7. सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.41 वोल्ट. दैट इज बेसिकली हमारा काम का डेटा, राइट. ये हमारा बेसिकली काम का डेटा है. ये वाला वैल्यू जो होती है दैट इज द माइनस 0.41 वोल्ट. तुम बोलोगे सर अल्टीमेटली माइनस है फिर भी ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? लल्ले, इलेक्ट्रोलिसिस का तो पूरा ही माइनस का ही गेम है. यहां पर तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही है, तो वो तो बाहर से एक्सटर्नली तुम्हें प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा. तो माइनस में जो कम माइनस है हमें उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा. डेटा हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है. ये तुम मोटे मोटे तौर पे फिर भी याद रख सकते हो, रखना चाहो तो. न्यूट्रल वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.41 वोल्ट एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली विल बी इक्वल्स टू कितना 0.41 वोल्ट. उसके बारे में हम साफ साफ देख सकते हैं, राइट. ओके, सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है. मेन जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमारा यही वाला डेटा है, उस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. अच्छा, फॉर स्पीसीज गोइंग टू एनोड, फॉर स्पीसीज गोइंग टू एनोड हम क्या बोल सकते हैं? Higher the discharge oxidation potential, ठीक है. Again generally SOP values work well. Generally the SOP values work well, ठीक है. That will move to anode first. पहले वो चीज जो है वो हमारा एनोड की तरफ जाने वाले हैं, और जैसे कि हमारा जनरली कैटायन हमारा कैथोड की तरफ जाता है तो हम बोलेंगे जनरली anions move to anode. Generally the anions move to anode. So in this case ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे. सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सल्फेट को मूव करवाना. देन कम्स नाइट्रेट, देन H2O लिक्विड, ठीक है, एंड देन कम्स OH माइनस, देन कम्स Cl माइनस, देन Br माइनस एंड दिस I माइनस. सो ये है कॉमन एनायंस जो हम एनकाउंटर करेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी द इंक्रीजिंग ease of oxidation at anode. अगेन ये वाला चीज जो है वो भी हमारा रटा हुआ होना चाहिए, तभी हम कुछ गेम पे आगे बढ़ पाएंगे. ये वैल्यूज अगर हमें नहीं रटा हुआ है
तो इन दैट केस हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैल्यूज मतलब ये जो टेबल है वो अगर हमें याद नहीं है तो इन दैट केस हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके दोस्तों, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, AgNO3 aqueous 1 मोलर को मैं इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूं यूजिंग द प्लैटिनम एनोड एंड द कॉपर कैथोड। चलो, एनोड तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो तो हमारा इनर्ट है, बट कैथोड जो है वो हमारा एक्टिव मेटल का बना हुआ है। अच्छा, कैथोड एक्टिव मेटल का बना हुआ होने से टेंशन नहीं होती है। अब देखो, कोई भी अगर एक मेटल है वो अपना मेटालिक फॉर्म पे है, उसका फर्दर रिडक्शन संभव नहीं है। उसका फर्दर रिडक्शन जो है वो हमारा संभव नहीं है। तो कॉपर कैथोड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल एक्ट एज प्रैक्टिकली इनर्ट। कॉपर एनोड होने पे घबराहट थी क्योंकि वहां पे कॉपर का एक टेंडेंसी होता ऑक्सीडाइज होने के लिए, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पर तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी हालात पर हमारा कॉपर कैथोड जो है वो तो रिएक्शन में टेक पार्ट कर ही नहीं सकता है। तो एक्टिव मेटल का कैथोड होने से हमें घबराना नहीं है, लेकिन एक्टिव मेटल का एनोड जो है वो हमारा एक बहुत ही ज्यादा भयंकर चीज है, उस चीज को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। So what are the species they are competing for? Try to understand. In a cathode, we are seeing Ag plus versus water, and at anode we are seeing nitrate versus water. We are seeing nitrate versus water. ठीक है। And what we are given are all SRPs. These are all SRPs. What we are given are all SRPs. Right. So, try to realize एनोड के बारे में तो मामला बिल्कुल ही चिल है, ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। एनोड में तो सिंपल सी बात है, एक ही रिएक्शन होगा, वाटर हमारा खुद ऑक्सीडाइज होगा और खुद ऑक्सीडाइज होके 2H2O गिव्स मी O2 plus 4H plus a 4 electron. That is the reaction that we will see. एनोड में से तो हमारा O2 ही निकलेगा, that's pretty sure. हाँ, कैथोड के बारे में बात हो सकती है। अब कैथोड में ध्यान दो, हमारे पास एक, यहां पर अगर मैं टेबल पे आ जाऊं, मेरे पास है Ag प्लस और मेरे पास है H2O। एक डेटा हमने अभी अभी चेक किए थे, जो H2O का pH 7 पे जो जाने का टेंडेंसी होगा रिडक्शन का, वो है मेरा -0.1 वोल्ट। ऑन द अदर हैंड इस वाले का Ag प्लस का जो है दैट इज 0.8 वोल्ट। तो ट्राई टू रियलाइज इसका रिडक्शन तो इन शॉर्ट फेवरेबल है। हाँ, ओवरऑल हमारा नॉन फेवरेबल है क्योंकि ये वाला रिएक्शन का जो इनॉट है वो मेरा है -1.23 वोल्ट। ठीक है, ये है 0.8 वोल्ट, नेट पे तो -0.43 वोल्ट आएगा। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन पड़े पड़े हमारा इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन निकलना चालू नहीं होता है। बट कैथोड में एक्चुअली कोई कंपटीशन है नहीं। Ag प्लस एक इनएक्टिव मेटल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो फिर सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना वास्ट डिफरेंस में डिस्चार्ज पोटेंशियल और SRP पे डिफरेंस हम देखेंगे ही नहीं। कैथोड में तो हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन होने वाला है, दैट इज Ag प्लस इलेक्ट्रॉन will simply give me the Ag solid. That is going to be the reaction at the cathode. And ये वाला पूरा चीज जो है वो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया है। इनॉट सेल कोई पूछा, इनॉट सेल हमारे पास डेफिनेटली आएगा -0.43 वोल्ट।
E0 सेल -0.43 वोल्ट, जो कि हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का बहुत बड़ा प्रूफ है। ओके दोस्तों, सो दिस इज द क्वेश्चन। 1 molar NiSO4 plus 1 molar H2O8 minus. We are using the palladium electrodes and the relevant data are given to us. pH of the solution to be taken as 7, then find the product of electrolysis. अच्छा, H2O8 minus दिया से उसका कैटायन कौन है? दिया हुआ नहीं है तो उसको कंपटीशन में नहीं आएगा। In these cases we assume they are one of the very high active metals like potassium or sodium, something like that. ठीक है, so they are not taking part in the competition. वो बात हमारा assumed है, उसको हम पहले से ही लात मार के निकाल देते हैं। So what are possibilities at cathode? Try to understand it is Ni2 plus versus H2O liquid versus एक्चुअल में तो यार थोड़ा सा H प्लस जो है वो भी हमारा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, वो हमारा थोड़ा बहुत तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो देख लेंगे उस पे क्या है हमारा, राइट। बाय द वे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो हम लेंगे 10 to the power of -7 मोलर। ठीक है, समझ में आया? सो H प्लस अगर मेरा 10 to the power -7 मोलर है, सो कैथोड में जब मैं इनको कंपटीशन करवाने के लिए जाऊंगा, कैथोड में जब मैं इनके कंपटीशन करने के लिए जाऊंगा तो एक तो मेरा ये वाला रिएक्शन होगा जिसका pH 7 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखा हूं -0.41 वोल्ट। Ni2 प्लस हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, Ni2 प्लस है सॉरी क्या बोल रहा हूं, Ni2 प्लस हैज अ -0.25 वैल्यू। सो ऑब्वियस सी बात है Ni2 प्लस इज डेफिनेटली गोइंग टू बिट दिस वन, Ni+2 is definitely going to beat this one, right? तो Ni2 प्लस वर्सेस H2O लिक्विड, इसमें जो कंपटीशन है इस पे डेफिनेटली Ni+2 is going to win. Now we have to look for the H प्लस जिसका SRP जो है वो हमारा 0 है, लेकिन ये SRP से हमारा काम नहीं चलेगा। We have to go for the reduction potential. The concentration is 10 to the power -7 molar. तो E of H plus gives you H2 will be 0 minus 0.06 log 10 1 by concentration of H plus, and that will come out to be equals to -0.42 volt. ठीक है, that will come out to be equals to -0.42 वोल्ट। एक्चुअल में बात तो वही है, वाटर जा रहा है या वाटर का H प्लस जा रहा है, इट रियली डजंट मैटर। दोनों पे हम साफ साफ देख सकते हैं, दोनों में ही वैल्यू हमारा सेम ही आने वाला है। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पे पूरा सेम आता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने पे दोनों 0.42 ही आता है एक्चुअली, यहां पर हमने आसानी से देख लिए हैं। सो ट्राई टू रियलाइज दिस थिंग, हमारा इन तीनों में कैथोड में जो जाएगा वो तो हमारा Ni+2 ही जाएगा। तो एट कैथोड सिंपल सी बात है, द रिएक्शन विल बी प्रीटी सिंपल। Ni2 plus 2 electron gives me nickel. Now, what are the possibilities at anode? Now, if we look at here, एक पॉसिबिलिटी ये है जो सल्फेट जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है जो H2O8 माइनस जाए,
मैं एक चीज देख चुका हूं, जो OH माइनस को भेज के कोई फायदा नहीं है, तुम वाटर को ही भेज दो, बात सेम ही बनता है। एंड या फिर पैलेडियम खुद भी तो आ सकता है। पैलेडियम जो है वो तो हमारा खुद भी आ सकता है। ये हमारा एनोड रिएक्शन है। तो एनोड में दीज आर दी पॉसिबिलिटीज दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें वाटर का SRP दिया हुआ है, यानी हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है वो है 2H2O gives me O2 plus a 4H plus a 4 इलेक्ट्रॉन। बट इसका कंसेंट्रेशन जो है वो मेरा 10⁻⁻7 है। तो इसका जो मेरा E वैल्यू आएगा दैट विल बी E0 -1.23 -0.06/4 log 10 concentration of H plus whole to the power 4. That is what I can write. And ये 4 यहां पर आ जाएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा 7 plus 0.42 that is -0.81 volt. ठीक है, अच्छा, सल्फेट को तो सबसे पहले भूल जाओ, सल्फेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ कंपीट करेगा पैलेडियम जो है वो खुद रिएक्ट करना चाहेगा। पैलेडियम 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इसका जो मेरा E0 वैल्यू आएगा दैट विल बी -0.92 वोल्ट। पैलेडियम का जो टेंडेंसी होगा वो होगा हमारा E0 दैट इज -0.2 वोल्ट। और लास्ट एक पॉसिबिलिटी आएगा जो H2O8 ठीक है, सॉरी, क्या बोलते हैं, H2O8 जो है उसका तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 है, तो उसमें कॉम्पिट करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों में कंपटीशन है, 0.81 वोल्ट वर्सेस 0.92 वोल्ट। सो दिस वन विंस। ये हमारा कम नेगेटिव है, तो ये अगर हमारा कम नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, जो एट एनोड द रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इज 2 times H2O gives me O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका E0 सेल अगर कोई पूछेगा तो E0 सेल जो हमारे पास आएगा that E0 cell will be simply equal, E cell is important, -0.42 -0.41, तो -1.23 volt, that is going to be the E cell, and obviously non spontaneous आना चाहिए था। तो एनोड में हमने इलेक्ट्रोड को भी यहां पर डाल दिए थे गेम पे, बाकी तो और कोई गेम में नहीं था। सल्फेट और H2O8 दोनों हाईली स्टेबिलाइज्ड एनायन हैं, वो तो हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। तो लड़ाई यहां पर यह था, जो क्या इलेक्ट्रोड खुद भी टेक पार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जवाब है जी हां, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होता तो स्टैंडर्ड स्टेट होता तो ये वाला वैल्यू -1.23 था, तो इन दैट केस पैलेडियम वहां पर खुद रिएक्ट करना चालू कर देता। ट्राई टू रियलाइज, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होता, यानी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होता, H+ जहां पर 1 मोलर होता, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है हमारा वाटर के बदले पैलेडियम जो है वो खुद हमारा रिएक्ट करना चालू कर देता। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डेटा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में हमें ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बहुत सारे टाइम पे डेटा दिया हुआ नहीं रहेगा, उसी के कारण मैं तुम लोगों को ये 2 सीक्वेंस रट्टा मरवा रहा हूं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। E0 of bismuth plus 3 goes to bismuth is equals to 0.226 volt, and E0 of copper 2+ gives you copper is 0.344 volt.
A solution contains 1 molar of bismuth 3 plus and copper 2 plus. Calculate the concentration of copper 2 plus when bismuth starts depositing. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है. धीरे धीरे देखते हैं इसके बारे में. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा E0 copper 2 plus is greater than E0 bismuth 3 plus giving you bismuth. So that simply implies copper will deposit. ठीक है, copper will deposit first. पहले जो है वो मेरा कॉपर जो है वो डिपॉजिट करना चालू करेगा, क्योंकि इनिशियली दोनों 1 मोलर था, तो हमारे पास जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो SRP से ही हम देखेंगे. एंड विथ दिस द रिएक्शन विल स्टार्ट. नाउ प्लीज रियलाइज एज द धीरे धीरे Cu2+ का कंसेंट्रेशन जो है वो मेरा कम होना चालू होगा. And at the non-standard condition, it will be E0 copper 2 plus plus copper minus 0.059 by 2 log 10 1 by copper 2 plus. So this thing can be written as 0.344 0.059 by 2 log 10 CO2 plus. तो सिंपल सी बात है, एज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे हमारा प्रोसीड करेगा, कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन जो है वो मेरा ड्रॉप करेगा. तो E ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉप. ड्रॉप करते 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 ट्राई टू रियलाइज व्हेन E of Cu2 plus gives you copper becomes to equals to bismuth 3 plus going to bismuth. जब भी ये दोनों इक्वल होंगे उसी इंस्टेंट पे bismuth will start depositing. देखो, बिस्मथ का E पे हाथ नहीं लगाया, वो तो अभी E0 पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो अभी भी 1 मोलर है, वो डिपॉजिट हुआ ही नहीं है. जब इसका E घटते घटते इसका E0 के इक्वल होगा, अब मेरा बिस्मथ का प्रेसिपिटेशन जो होगा वो हमारा चालू हो जाएगा. और बिस्मथ का प्रेसिपिटेशन चालू होते ही हम लिखेंगे 0.226 इज इक्वल्स टू 0.344 plus 0.059 by 2 log 10 concentration of copper 2 plus. ये यहां पर आ जाएगा तो -0.118 divided by 2 -4. तो ट्रस्ट मी इन द कैलकुलेशन, कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10 to the power of -4 मोलर. सो हम जो ट्रेंड लिखते हैं, रट्टा मरवाते हैं, वो जनरल ट्रेंड है, ठीक है. बाकी अल्टीमेटली गेम तो वैल्यूज की ही है, लेकिन बहुत बार जो जनरल ट्रेंड है वो हमारा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऐसे 10 to the power -4 मोलर बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में हमारा सामने आने वाला है, लेकिन स्टिल इट्स अ वैल्यू जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा. जो कोई दूसरा चीज भी डिपॉजिट हो सकते हैं. E0 is not the value of discharge potential. E is the value, but it still has some problem. And now that we are going to discuss in the concept of overvoltage. Okay? Okay, दोस्तों.
अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट करते हैं। क्या है, मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 मोलर। द रिलेवेंट डेटास आर गिवन टू अस, देन वी हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी गैस निकलेगा उन सबका प्रेशर जो है वो हम वन बार हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, कैथोड में अगर हम देखें तो इन कैथोड द गेम इज प्रेटी सिंपल। हम अगर देखें तो यहां पर दो चीज के बीच में कंपटीशन होगा, वो है Na प्लस वर्सेस वाटर। और Na प्लस हमारा एक हाईली एक्टिव मेटल का कैटायन है, तो किसी भी हालत पर Na प्लस जो है वो तो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है, रिड्यूस नहीं होने वाला है। रिडक्शन तो हमारा वाटर का ही होने वाला है। यानी यहां पर कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो तो हमारा सिंपल है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2 प्लस 2 टाइम्स OH माइनस। ठीक है, अच्छा इसका इनॉट जो है वो एक्चुअली काम का नहीं है, जो काम का है वो है हमारा pH जो है वो हमारा 7 होगा। pH जो ऑफ द रिएक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 7। तो E इसका जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू इनॉट माइनस 0.83 माइनस 0.06 बाई 2 log 10 बेस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, 2 तो बाहर कट जाएगा, H2 का 1 बोला हुआ है, H2 खुद प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास तो हम 1 ही लेंगे। तो ये 2 जो है वो हमारा कटेगा, तो 10 टू द पावर माइनस 7, तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा 0.83 प्लस 0.42 माइनस 0.41 वोल्ट। यहां पर तो कैथोड में रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, कैथोड का रिएक्शन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर मैं यहां पर देखूं इन एनोड, राइट, तो एनोड में दो पॉसिबिलिटीज जो है उसके बारे में हम देख सकते हैं। पहला जो है वो है मेरा Cl माइनस गिव्स यू हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए और 1 मोलर दिया हुआ है, तो हमारा E0 जो होगा दैट विल बी माइनस 1.35 वोल्ट। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारा वाटर का जो है, वाटर का यहां पर 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 जो है, इसका E0 आ जाएगा माइनस 1.23 वोल्ट। इसका E0 जो है वो है मेरा माइनस 1.23 वोल्ट। बट अगेन मेरा pH जो है वो मेरा 7 है, तो इसका जो E आएगा that E will be minus 1.23 minus 0.06 by 4 log 10 concentration of H plus का whole to the power 4। तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा that is minus 1.23 plus 0.42 minus 1.23 plus 0.42। ठीक है, that will come out to be equals to minus 0.81 volt. So we can clearly see that minus 0.81 volt is simply greater than minus 1.35 volt. So based on this explanation, in anode O2 must get released। तो
कैथोड में तो हमारा H2 निकलेगा ही निकलेगा, वहां पर तो हमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एनोड में O2 निकलना चाहिए, यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट we get hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. That is expected in the general circumstances. But the matter of fact is, Cl2 gets released. Fact of the matter is Cl2 gets released and that leads to a lot of confusion. ये हमारा हो क्या रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है, जो एक बात हम लोग यहां से समझ गए हैं that the release of O2 at anode is highly thermodynamically favorable. That is what I can say. But still it's not happening. तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, एक सच बात तो यह है, इलेक्ट्रोलिसिस का सारे एक्सप्लेनेशन में पहले हमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बाद जो है हम बातचीत कर सकते हैं, जो भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो मैटर ऑफ फैक्ट ये है, जो NaCl का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखें तो Cl2 ही निकलता है, O2 जो है वो हमारा नहीं निकलता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वाटर जो है वो लार्ज एक्सेस में होता है। वाटर जो है वो हमारा लार्ज एक्सेस में होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बिल्कुल अलग सा चीज है, ये एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जेई मेन और नीट में तो छोड़ ही दो, नीट में तो एनसीईआरटी के बाहर हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। एकदम हार्डकोर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि वाटर जो है वो हमारा लार्ज एक्सेस में होता है। सो व्हाट हैपेंस, कैथोड और एनोड चारों तरफ से वाटर से पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है। तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, दैट इज हाईली काइनेटिकली नॉन फेवर्ड, क्योंकि वो एक बार में इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करना चाहता है, जो इलेक्ट्रोड के पास उतने साइट्स हमारा अवेलेबली नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंस इज प्रोडक्शन ऑफ H2 at cathode, production of H2 at cathode due to reduction of water and production of O2 at anode due to oxidation of water is met with very high steric inhibition. That is met with a very high steric inhibition. तो एक्चुअल में हम तो ये प्रेडिक्ट करेंगे जो -0.81 वोल्ट देने पर हमारा काम निकल जाएगा, बट असली में दैट डेटा कम्स समथिंग अराउंड -1.5 वोल्ट. That data actually comes out around something like -1.5 volt. So to overcome
to overcome this steric inhibition, additional voltage has to be provided, called over voltage. That is called over voltage. So मैं वापस बोल रहा हूं, क्या थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट से हमारा प्रोडक्ट जो है एनोड पर O2 बनना चाहिए था, लेकिन केमिस्ट्री का ओनली फैक्टर थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता है, साथ ही साथ एक फैक्टर हमारा काइनेटिक्स भी होता है। नाउ काइनेटिकली वाटर का एक्सेस में होने के कारण कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन का निकलना is sterically inhibited, and for that we need a additional voltage that is called over voltage. So actual में E of an electrode is equals to E thermodynamic plus the over voltage. Over voltage मतलब with a minus sign. So after the over voltage calculation, that actually becomes greater than minus 1.35, मतलब like minus 1.5, ठीक है, with sign lesser than that. And at anode the oxidation takes place. कैथोड में ये चीज कब देखी गई है? अच्छा देखो, एक्टिव मेटल्स अगर है वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है, जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, सो ओवर वोल्टेज होने के बाद भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी एक्टिव मेटल्स जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है, वाटर ही जाता है, इवन विद द ओवर वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इफ वी इलेक्ट्रोलाइज NaCl aqueous with a mercury cathode, अगर हम मर्क्यूरी कैथोड लेते हैं और वहां पर NaCl aqueous को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, देन at cathode, ड्यू टू over voltage we get the reaction sodium solid. हाँ, obviously सोडियम सॉलिड रहेगा नहीं, सोडियम प्लस mercury liquid gives a sodium mercury amalgam. It gives the sodium mercury amalgam. वहां पर हमारा कैथोड में सोडियम डिपॉजिट होता है rather than the hydrogen. That is again due to the over voltage. Over voltage हमें क्वेश्चन में कब कंसीडर करना है? कभी भी नहीं जब तक ना दिया हुआ वैल्यू ना हो, और दिया हुआ होगा तो जो थर्मोडायनेमिक वैल्यू हमारे पास आ रखा है विद अ नेगेटिव साइन हमें ओवर वोल्टेज को ऐड करना. ओवर वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज अपोजिंग, इट कैन नेवर बी सपोर्टिंग. यानी हमेशा ही हमें एक्स्ट्रा एडिशनल बैटरी जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो ओवर वोल्टेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड दैट्स द रीजन हमारा यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम रिलीज हो रहा है, या यहां पर हमारा क्लोरीन गैस जो है वो हमारा रिलीज हो रहा है. ठीक है, ओके. तो दोस्तों क्या NaCl का सॉल्यूशन में कभी भी O2 निकलेगा एनोड पे? तो एक काम करते हैं, लेट
NaCl concentration is made lower. जो NaCl का कंसेंट्रेशन है वो मैं कम करते जा रहा हूं. तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंग रिएक्शन था उसके बारे में अगर हम देखें तो Cl माइनस वॉज गिविंग मी हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास जो E ऑफ Cl माइनस होगा Cl2 माइनस 1.35 माइनस 0.06 बाई 1 log 10 1 बाई Cl माइनस प्लस 0.06 log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. ठीक है. So, as Cl minus comes down, E of Cl minus Cl2 also comes down. We start with minus 1.35 और ओवर वोल्टेज के साथ वाटर का लगभग minus 1.5 होता है. कम होते 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 जब ये, ठीक है, मान लो ये 10 to the power minus 3 मोलर हो गया, ये मान लो 10 to the power minus 3 मोलर हो गया. ठीक है. से concentration of Cl minus equals to 10 to the power minus 3 molar. तो E of Cl minus Cl2 will be minus 1.35 minus 0.18. That will be minus 1.53 volt. और अब ये minus 1.5 के बैरियर को पार कर चुका है, यानी ओवर वोल्टेज के साथ भी O2 का रिलीज अब नेट में फेवरेबल है. तो फॉर वेरी डाइल्यूट brine solution, for a very dilute brine solution, the O2 gets, brine मतलब जानते हो ना, NaCl solution को brine solution बोलते हैं. O2 gets released at anode over Cl2. O2 gets released at the एनोड ओवर Cl2 अगर डाइल्यूशन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा है. तो ओवर वोल्टेज का दो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमने देख लिए हैं यूजिंग द मर्क्यूरी कैथोड. ठीक है. जब हम लोग NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो rather than hydrogen we are going to get it, what we are going to get is this one, क्या बोलते उसे, सोडियम. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारा ब्राइन सॉल्यूशन नॉर्मल अगर हमारा है तो इन दैट केस O2 अब Cl2 निकलेगा एनोड पे. इन द केस ऑफ वेरी डाइल्यूशन जब हमारे ये ओवर वोल्टेज को भी पार कर जाएगा वहां पर जाके हमारा O2 निकलना जो है वो चालू हो जाएगा. ठीक है. विथ ओवर वोल्टेज वाटर का जो रिडक्शन वाला होता है वो लगभग -1 करीबन होता है. ठीक है. -1 वोल्ट करीबन होता है. एंड -1 तो एक्टिव मेटल्स तो बिल्कुल हमारा सेफ रहता है. ठीक है. नॉर्मल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में. बट मर्क्यूरी के केस में क्योंकि सोडियम का जो सॉल्वेशन है वो सॉल्वेशन उसको थर्मोडायनामिकली काफी ज्यादा फॉरवर्ड धकेलता है एंड जिस कारण पे सोडियम का रिलीज जो है वो हाईली फेवर्ड होता है. इन द केस ऑफ मर्क्यूरी कैथोड बेसिकली वो जो सॉल्वेशन एनर्जी है दैट थर्मोडायनामिकली फेवर्स दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. एक बात समझ जाओ बेटे, यहां पर देखो कुछ चीजें तो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. और जो जो चीजें एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी चीजें हमें पहले से ही किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया हुआ है तो यार इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द रिजल्ट.
बिना रिजल्ट के एक्सप्लेन करने में हमारी जान निकल जाएगी। तो एक बात को हम पहले समझ ले, हमारे पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा थ्योरी हमारे पढ़े हुए होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट प्रेडिक्शन उतना आसान होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मैथमेटिक्स है वो सबसे आसान है, ठीक है। वो हमारा गैल्वेनिक सेल पार्ट का काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे वेरिएशंस है। यहां पे केवल फैराडेज लॉ है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में मेन इंपॉर्टेंट जो है वो उसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से मैं ओवर वोल्टेज तुम लोगों को समझा पाया हूं। इसका और एक क्लासिक एग्जांपल है, दैट इज द व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द प्रोडक्शन ऑफ मार्शल्स एसिड, ठीक है। What we are going to do is the production of Marshall's acid. What is Marshall's acid? Marshall's acid मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो, H2S2O8 डाइपरऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइपरऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो क्या होता है यहां पर, इस वाले पे क्या होता है, जो बेसिकली अगर मान लो हमारे पास एक्वस H2SO4 है, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। सपोज एक्वस डाइल्यूट H2SO4 है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रो अगर मैं प्लैटिनम से करता हूं, कैथोड में तो बहुत सिंपल सी बात है, कैथोड में तो हमारे पास एक ही रिएक्शन होगा। इसमें से जो है H+ आएगा, H+, भाई यहां पे H+ भर भर के है, वहां पर हमारा वाटर ही क्यों जाएगा। एंड एट एनोड बेसिकली वाटर का हमारा ऑक्सीडेशन होगा, H2O 2 times H2O, दैट इज गोइंग टू गिव मी 4H plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली यहां पर वाटर का ही हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस, we have highly concentrated H2SO4 or NH4HSO4, दोनों चलेगा, दोनों सेम बात है, ठीक है। कैथोड पर तो अभी भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैथोड पर तो अभी भी H++ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू गिव मी हाफ H2 गैस, या फिर अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो NH4+ इलेक्ट्रॉन विल गिव मी हाफ H2 प्लस अमोनिया। दैट्स प्रीटी सिंपल रिगार्डिंग कैथोड। नाउ एनोड के केस में जब कंसेंट्रेटेड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रीजन, क्या हो रहा है यहां पर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, उस चीज को ध्यान दो। हमारे पास आया क्या था, -1.23 उसका वैल्यू था, उसके बाद आया था -0.06 log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H+। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ मान लो है 10 मोलर, ठीक है, मान लो है 10 मोलर। तो 10 मोलर के केस में उसका वैल्यू -1.23 से और ज्यादा कम होकर बन जाएगा, मान लो 10 मोलर अगर मैं लूंगा इट विल बी -1.29 वोल्ट, ये वाला रिएक्शन का, ठीक है। आता तो वही है ना, -1.23 माइनस लॉग -0.06 log 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। 10 मोलर ले लो H+ को।
सो 10 मोलर में जैसे ही H प्लस को लूंगा हाईली कंसंट्रेटेड है, तो इन दैट केस ऑलरेडी वो -1.29 पे है, ऊपर से 7 पे ओवर वोल्टेज भी है, और दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हुए उसका जो नेट पोटेंशियल है वो हमारा बन जाता है स्ट्रांगली नेगेटिव, और स्ट्रांगली नेगेटिव बनने के कारण अब एनोड का रिएक्शन बदलता है, और एनोड का रिएक्शन में बनता है HSO4 माइनस गिव्स मी HSO4 रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। बट HSO4 रेडिकल ऐसे बनता नहीं है, तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज 2 times HSO4 minus gives me H2S2O8 plus 2 electron. ठीक है? Again, due to this reaction is occurring due to the over voltage of O2 release. And at the anode we are going to get the peroxydisulfuric acid और मार्शल्स एसिड। ठीक है? कुछ लोग इसको और भी तरीके से लिखते हैं, जो पहले बेसिकली हमारा सल्फेट जाता है और ये पहले बनता है H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड फिर 2H प्लस H2S2O8 बनता है। दोनों तरीके से लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन और कब होता है? इफ करंट डेंसिटी इज वेरी हाई, if current density is very high in aqueous H2SO4 electrolysis, we get H2S2O8. If the current density is very high in aqueous H2SO4 electrolysis, we get H2S2O8. तो वो भी अगेन ओवर वोल्टेज के कारण करंट डेंसिटी बहुत हाई होने पे अगेन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होना चाहेगा, जिस कारण पे हमें एक भयंकर काइनेटिक इनहिबिशन जो है उसका सामना करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ओके।